तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के रससूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है? ऑप्शन है अनुमितिवाद, भोगवाद, अभिव्यक्तिवाद, आरोपवाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा अनुमितिवाद। दोस्तों, मैंने बताया हुआ था कि इन सिद्धांतों को अगर आपको याद रखना है तो बहुत आसान है, और उन तरीकों को अगर आप देख लें तो आपको ये हमेशा याद रहेगा और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। जैसे भट्ट लोल्लट जी का जो है वो उत्पत्ति सिद्धांत है, ये सामान्य, बस आप इसको याद रखिए कि भट्ट लोल्लट जी का उत्पत्ति सिद्धांत है और ये मीमांसा दर्शन है। शंकुक यानी जो शंका करने वाला है, उसका सिद्धांत वो अनुमान से बात करेगा, तो शंका करने वाला अनुमान से बात करेगा तो अनुमितिवाद, और अनुमिति यानी अनुमान के आधार पर उसका न्याय दर्शन होगा। भट्ट नायक भुक्तिवाद या भोगवाद, तो नायकों की प्रवृत्ति है भोगवाद, और वो संख्या पर आधारित, भोग उनका किस प्रकार का है, कितनी संख्या में है, तो भुक्तिवाद या भोगवाद सांख्य दर्शन, भट्ट नायक। अभिनव गुप्त का, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा, अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, दोनों अभी हैं तो ये आपको याद करने में आसान होगा, और शैव दर्शन है। ये चारों व्याख्याकार भरत मुनि के जिस रस सूत्र की व्याख्या करते हैं वो रस सूत्र कौन सा है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति, ये रस सूत्र भरत मुनि का है, और इसी रस सूत्र की व्याख्या इन चारों व्याख्याकारों ने किया हुआ है, विद्वानों ने किया हुआ है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति आए, यह किसका रस सूत्र है, किसका सिद्धांत वाक्य है? भरत मुनि का रस सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक रिचर्ड्स की नहीं है? ऑप्शन है प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, दूसरा है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर, तीसरा प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, चौथा कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। तो इसका जो सही उत्तर है वह है नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर। ये रिचर्ड्स की पुस्तक नहीं बल्कि इलियट की है, ध्यान रखिएगा, ये इलियट की पुस्तक है, रिचर्ड्स की नहीं। अब रिचर्ड्स की कौन कौन सी है? प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म और कॉलरिज ऑन इमेजिनेशन। ये 3 किताबें रिचर्ड्स की हैं। आप ध्यान रखेंगे तो आपको अगर इनमें से कोई भी पुस्तक का नाम पूछता है तो आप इसको कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? ऑप्शन है कल्याणी परिणय, राजश्री, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु। तो इसका जो सही उत्तर है वह है स्कंदगुप्त। प्रणदत्त जयशंकर प्रसाद के स्कंदगुप्त नाटक का पात्र है। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, और वहां जाकर आप सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं चैनल और ग्रुप में जुड़ने के बाद। अगला प्रश्न है, भंवर गीत किसकी रचना है? भंवर गीत, ऑप्शन है सूरदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। इसका जो सही उत्तर है वह है नंददास। भंवर गीत नंददास का है। अब इससे मिलते जुलते नामों को हम देख लेते हैं कि भंवर गीत हमने देखा कि नंददास का है, और भ्रमर गीत सूरदास का है। भंवर माने भंवरा, जब भंवर नाम से लिखा जाता है तो नंददास का हो जाता है, अब भ्रमर गीत नाम से होता है तो सूरदास जी का। और एक है भ्रमर दूत है सत्यनारायण कविरत्न का। ये तीनों नाम आप ध्यान रखिएगा। भ्रमर गीत जो कृष्ण काव्य परंपरा है उनसे जुड़े हुए ये 3 महत्वपूर्ण नाम हैं, और इनके रचनाकारों के नाम भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये किसका विचार है? तो कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है, ये विचार किसका है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राहु सांकृत्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी और नगेंद्र। तो सही उत्तर है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल जी यह कहते हैं कि कबीर ने जो अपना निर्गुण पंथ चलाया
वो भारतीय वेदांत और सूफियों के प्रेम तत्व दोनों के मिश्रण से बड़े धूमधाम से चलाया अपना निर्गुण पंथ। तो ये आपको ध्यान रखना है कि शुक्ल जी का कथन है। अगला प्रश्न है, काव्य को जीवन की आलोचना किसने कहा है? काव्य को जीवन की आलोचना प्लेटो, अरस्तु, मैथ्यू आर्नल्ड, वर्ड्सवर्थ। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड का ही यह विचार है कि काव्य को जीवन की आलोचना कहा जा सकता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कला के लिए सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कॉलरिज, क्रोचे, लॉन्जाइनस, वर्ड्सवर्थ। तो कला के लिए जो सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया पाश्चात्य काव्य शास्त्र में, उसका प्रतिपादन किया क्रोचे ने। अगला प्रश्न है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? आदिकाल और भक्तिकाल के बीच। ऑप्शन है जयदेव, विद्यापति, जायसी, जगनिक। तो इसका जो सही उत्तर है वह है विद्यापति। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के सबसे अंतिम जगह पे स्थान दिया हुआ है और उसके बाद ही भक्ति काव्य की परंपरा शुरू हो जाती है। तो ये जो है आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी के रूप में विद्यापति का स्थान आता है। निर्गुण पंथियों में सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ कौन थे? ऑप्शन है दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास, कबीरदास। तो अक्सर प्रायः यह माना जाता है कि निर्गुण पंथियों में शिक्षा और शास्त्र का प्रभाव नहीं था, वे अनपढ़ या अशिक्षित होते थे, किंतु उनमें सुंदरदास सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे। कबीरदास के बारे में आप जानते हैं कि वो कहते हैं, मस कागज छुइयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैंने कलम और कागज़ तो कभी छुआ नहीं। तो इस तरह की बातें प्रचलित हैं कबीरदास के बारे में। लेकिन सुंदरदास सबसे अधिक शिक्षित और शास्त्रज्ञ थे निर्गुण पंथियों में। तो एक प्रश्न आपका और ध्यान में होना चाहिए कि सुंदरदास निर्गुण पंथ के संत थे। अगला प्रश्न है, नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक कौन थे? ऑप्शन है काका कालेलकर, श्रीनिवास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य नरेंद्र देव। इसका जो सही उत्तर है वह है काका कालेलकर। नागरी लिपि सुधार समिति के संयोजक थे काका कालेलकर। तो मित्रों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कलेक्शन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, आपके नॉलेज टेस्ट के लिए इन्हें लेकर के हम मौजूद थे। आगे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रैक्टिस सेट की ये श्रृंखला जब तक आपकी परीक्षाएं चल रही हैं तब तक ये निरंतर चलता रहेगा। कैसा लगा हमारा वीडियो? अपनी राय टिप्पणी में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ें ताकि सूचनाएं आपको समय से मिलती रहें। और जो भी आपको समस्याएं हों, अगर कोई नोट्स चाहिए हो या फिर किसी विशेष विषय पे क्लास अगर चाहिए हो तो आप अपने सुझाव वहाँ दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।